आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये उन दिनों की बात है जब मैं इलाहाबाद में रहता था। पापा इलाहाबाद में नया नया उनका ट्रांसफ़र हुआ था। हमें सरकारी फ्लैट अलॉट हुआ था। हम शायद ठंडियों में शिफ्ट हुए थे। ठंडियों के समय इलाहाबाद में बहुत ठंड होती है। अच्छा ये था कि हम चौथे फ्लोर पर थे। इससे ऊपर सीधा छत था, तो धूप सेकने के लिए हम छत पर जा सकते थे। अभी हमें शिफ्ट हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, तो आसपास किसी से पहचान नहीं हुई थी। पापा तो ऑफिस चले जाते हैं, फिर घर में मैं और मेरी मम्मी ही रहते हैं। हम दोनों अक्सर धूप सेकने छत पर चले जाते थे। एक बार की बात है, मैं और मम्मी धूप सेकने दोपहर के लगभग 3 बजे छत पर पहुंचे। वहां पर हमें आज सामान्य से थोड़ा ज़्यादा समय लग गया और अंधेरा होने लगा। हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और आपस में ही कुछ बातें कर रहे थे। हमारी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में जो आंटी रहती थी, उन्होंने हमें छत पर टहलते देख लिया। उन्होंने जल्दी से शायद हमारी बिल्डिंग के हमारे नीचे रहने वाली आंटी को फ़ोन किया। 2 मिनट में ही नीचे वाली आंटी ऊपर आ गई। उन्होंने हमसे कहा कि अंधेरा होने पर छत पर कभी कभी बंदर और लंगूर आ जाते हैं। 1-2 बार उन्होंने बच्चों को चोट भी पहुंचाई है, तो आप लोग नीचे आ जाइए। मम्मी और मैंने ये बात मान ली और हम लोग नीचे आ गए। इसी बहाने मम्मी और उन आंटियों से बातें होने लगी। ये बात हमारे लिए आई गई हो गई, पर हम लोग अंधेरा होने पर छत से नीचे आ जाते हैं। अगले महीने हमारे यहाँ मेरी नानी आई। उनको इलाहाबाद घूमना था, तो इसी बहाने वो हमारे नए फ्लैट में आ गई। एक शाम की बात है, पापा ऑफिस से लौटे नहीं थे। मम्मी खाने की तैयारी कर रहे थे और मैं शायद से लैपटॉप पर गेम खेल रहा था। नानी अकेले छत पर थी। वो गई तो थी धूप सेकने, लेकिन फिर थोड़ी शाम हो जाने पर वहीं माला जपने लगी। नानी आंख बंद करके माला जप रही थी। शाम बस शुरू ही हुई थी, तो थोड़ा उजाला अभी भी था। इतने में नानी को लगा कि जैसे उनके साथ कोई और भी छत पर है। नानी की नज़र ज़्यादा अच्छी नहीं थी। दूर का देखने के लिए उन्हें चश्मा लगाना पड़ता था। किस्मत से वो चश्मा लाई हुई थी। चश्मा लगाकर उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया। उनकी नज़र पानी के टंकी के पीछे गई। कोई टंकी को पीछे से छिपकर उनको देख रहा था। उसका पूरा चेहरा तो नहीं दिख रहा था, बस सिर के बाल, माथा, आंखें और नाक का ऊपर का हिस्सा। बाकी पूरा टंकी के पीछे छुपा हुआ था। नानी की नज़र इतनी तेज तो नहीं थी, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो भी है उसकी आंखें सामान्य से ज़्यादा बड़ी है। नानी उठकर टंकी के पास गई। उनको लगा कि कोई बच्चा है शायद, लेकिन जब उन्होंने टंकी के पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यह अजीब था। जो भी होता, अगर वो भागता तो भागते हुए दिख जाता, वरना कम से कम आवाज़ तो हो ही जाती भागने की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि टंकी के पीछे कोई था ही नहीं। नानी कंफ्यूज होकर वापस अपनी जगह पर जाने को हुई, लेकिन अब की बार नानी को वही चीज़ पानी की दूसरी टंकी के पीछे छुपी दिखी। वो फिर से नानी को उसी तरह छुप कर देख रहे थे। पानी की दूसरी टंकी पहली वाली से करीब 15 फीट की दूरी पर होगी। इतनी जल्दी वो चीज़ बिना किसी आवाज़ के वहाँ चली गई। नानी को समझ में आ गया कि ये कुछ गड़बड़ मामला है। वो अपना सामान छोड़कर नीचे आ गई। उन्होंने मम्मी को बताया कि उनके साथ क्या हुआ ऊपर।
मम्मी इन सब चीज़ों को मानती थी, इसलिए उन्होंने इसे नानी का वहम नहीं समझा। अगले दिन मम्मी ने यही चीज़ अपने पहचान वाली आंटियों को बताई, तो उन आंटियों ने कन्फर्म किया कि हमारी बिल्डिंग की छत पर कुछ तो गलत है। हमारे सामने वाली आंटी ने बताया कि रात को हमारी बिल्डिंग की छत पर कोई टहलता हुआ दिखता है। उस दिन उन्होंने हमें बंदर और लंगूर का झूठ बताया था ताकि हम डर ना जाएं, लेकिन नानी बैठी हुई थी, इसलिए वो बिल्डिंग की रेलिंग से छुपी हुई थी और किसी ने इनको देखा नहीं तो वो फिर किसी को भेजकर नानी को नीचे बुलवा लेती। उन्होंने ये भी बताया कि पहले शाम को बच्चे हमारी बिल्डिंग के छत पर खेला करते थे, लेकिन उनको कोई धक्का मारा करता था, कहीं कोई धक्के से छत से नीचे ना गिर जाए, इसलिए वहां पर खेलना बंद कर दिया गया। उस शाम को नानी माला जप रहे थे, शायद इसीलिए वो चीज़ उनके पास नहीं आ सकी। ये सब जानने के बाद हम कभी भी शाम 4 बजे के बाद छत पर नहीं रुके। वो चीज़ जो भी थी उन्होंने फिर कभी भी हमें परेशान नहीं किया, मगर हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो था क्या। दोस्तों, आज की ये कहानी उमेश की है। उमेश तब 19 साल का था जब उसके पिताजी चल बसे। पिताजी के मरने के बाद उमेश के सर पर मानो जिम्मेदारियों का पहाड़ सा टूट गया था। ये सारी जिम्मेदारियां हल्की हों इसलिए उमेश ने गांव में काम ढूंढने की कोशिश भी की, मगर उसके गांव में उसे कोई काम नहीं मिला। बहुत ढूंढने के बाद उमेश को उसके गांव से काफी दूर एक जगह पर काम मिल गया। हालांकि वो जगह उमेश के गांव से काफी दूर था, मगर अच्छी तनख्वाह होने के कारण उमेश ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। रोजाना वो अपनी साइकिल से ही काम पर आना जाना किया करता था। उन दिनों ठंड का मौसम चल रहा था। गांव, शहर, सड़क चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। ऊपर से पहाड़ी इलाका होने की वजह से ठंड में भी दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा था। उस जमा देने वाली ठंड और खतरनाक कोहरे के बीच भी उमेश रोजाना काम पर आना जाना करता था। एक रात की बात है, उमेश को काम पर से घर जाने के लिए निकलने में काफी देर हो गई थी। उमेश जब अपनी साइकिल लेकर रास्ते पर आया तब उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो, क्योंकि दूर दूर तक रास्ते पर उमेश के अलावा दूसरा कोई नहीं था। खैर, उमेश ने साइकिल चलाना शुरू किया। बहुत रात हो चुकी थी, शायद 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। तेज चल रही ठंडी हवा उमेश को ऐसा महसूस करवा रही थी जैसे कोई उसके बदन पर कांटे फेंक कर मार रहा हो। खटारा हो चुकी अपनी साइकिल को खींच तान कर उमेश आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक जोर की आवाज से उस पूरे माहौल की खामोशी टूटकर चकनाचूर हो गई। उमेश की साइकिल का पिछला टायर फट चुका था। परेशान होकर उमेश साइकिल से नीचे उतरा और साइकिल के पिछले टायर को टटोलने लगा। उमेश को अब ये फिक्र सता रही थी कि वो घर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इतना खट मरकर चलने के बावजूद उमेश का घर अभी भी 7 किलोमीटर दूर था। उमेश अपना सिर पकड़कर उस फटे हुए टायर के पास ही बैठ गया, क्योंकि 7 किलोमीटर पैदल चलना, वो भी इस खटारा साइकिल को लेकर, नामुमकिन था। उमेश ने सोचा किसी गाड़ी से लिफ्ट मांग लेगा, मगर दूसरे ही पल जब रोड के दोनों तरफ देखा तो फिर निराश हो गया। अब उमेश को वहां बैठे बैठे काफी वक्त हो चला था, लेकिन अभी तक एक भी गाड़ी नहीं गुजरी थी उस रास्ते पर से। तभी उमेश उठा, ये सोचकर कि अब कुछ करना ही होगा, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। इस इरादे से
उमेश अभी उठकर सीधा खड़ा हुआ ही था कि तभी दाईं ओर से आती किसी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी उमेश के चेहरे पर पड़ी। उमेश ने उस रोशनी की ओर देखा तो एक ट्रक उमेश के करीब आ रही थी। उमेश हाथ दिखाकर उस ट्रक वाले को रुकवाने लगा, मगर ट्रक बिना रुके ही उमेश के चेहरे पर धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई। उमेश घबराकर थोड़ा पीछे हट गया, क्योंकि अगर वो उस ट्रक को रुकवाने के चक्कर में थोड़ा और आगे चला जाता तो शायद वो घर ना पहुंचकर कहीं और ही पहुंच गया होता। उमेश बुदबुदाते हुए उस ट्रक वाले को गालियां देने लगा। उमेश अभी उस ट्रक वाले को गालियां बक ही रहा था कि तभी उसे दाईं ओर से एक और गाड़ी आती दिखी, मगर इस बार कोई ट्रक नहीं बल्कि एक छोटी सी कार थी। वो कार इतनी धीरे चल रही थी कि अगर कोई पैदल भी चले तो शायद उस कार से आगे निकल जाए। उमेश ने सोचा कि अगर वो इस कार वाले से लिफ्ट मांगेगा तो शायद ये भी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दे, इसलिए उमेश ने कुछ बोला नहीं। और जैसे ही वो कार उमेश के पास आई, उमेश झट से गाड़ी के पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर कार में घुस गया। हालांकि ये काम बहुत खतरनाक था। खैर, उमेश ने सोचा कि वो अपनी खटारा साइकिल कल ले जाएगा, वरना चोर ले जाएंगे। तभी उमेश ने अपनी नज़रों को ड्राइविंग सीट की ओर घुमाते हुए कहा, माफ़ करिएगा भाई साहब, मुझे ऐसा करना पड़ा। आप जरा मुझे बेलगढ़ गांव तक ये बोलते बोलते ही उमेश रुक गया, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर जहां ड्राइवर होना चाहिए था वहां कोई नहीं था। उमेश बहुत जोर से चीखना चाहता था, मगर उसका गला बैठ चुका था। उसने कार के दोनों दरवाज़ों को खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो ऐसा कर नहीं पाया। उमेश ने खिड़की खोलना चाहा, मगर वो भी नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कार में ना होकर भी कार में ही है और वही कार को कंट्रोल कर रहा है। उमेश अब तक पूरा डर चुका था। उसके शरीर के अंदर हड्डियां तलक भी कांप रही थीं। उमेश को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। गाड़ी की स्टीयरिंग अपने आप ही घूमे जा रही थी। चलते चलते अब गाड़ी उमेश के गांव जाने के रास्ते में पड़ने वाले एक रेलवे फाटक पर पहुंच चुकी थी। फाटक खुला हुआ था। तभी वो कार फाटक को पार करके रेलवे ट्रैक के बीचों बीच रुक गई। उमेश थोड़ा घबराया और फिर से कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ 2-4 मिनटों तक कार वैसे ही ट्रैक पर खड़ी रही, लेकिन तभी एक जोरदार हॉर्न की आवाज़ ने उमेश के कान में दस्तक दिया। वो आवाज़ ट्रेन की थी, जो उसी ट्रैक पर आ रही थी जिस पर अभी वो कार खड़ी थी। उमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो फाटक गिर चुका था। उमेश ने यह मान लिया था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी दोनों आंखों को कसकर बंद कर लिया और चीखने लगा, मगर तभी कार थोड़ा आगे बढ़ी। उमेश ने आंख खोलकर देखा तो ट्रेन पीछे से जा रही थी। उमेश की जान में जान आई। फिर जैसे ही फाटक खुला, कार आगे निकल गई। उमेश अब रोने रोने को हो गया था। उसे अपनी मौत को टालने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। कार अब काफी रफ्तार से चले जा रही थी। उन टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी का इतनी रफ्तार में चलना उमेश को ठीक नहीं लग रहा था। जैसे ही किसी तीखे मोड़ पर गाड़ी मुड़ती, उमेश का दिल धक सा हो जाता। तभी उमेश ने देखा धीरे धीरे गाड़ी का रियर व्यू मिरर उमेश की ओर मुड़ा।
जैसे किसी ने अपने हाथों से मोड़ा हो, और साथ ही किसी ने ये कहा, उमेश, कुछ याद आया? ये आवाज और रियरव्यू मिरर को अपनी ओर घूमता देख उमेश को पूरा माजरा समझ आ गया। तभी उमेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देखो देखो, वो मेरी गलती नहीं थी। मैं मानता हूँ, मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। मगर इस पर उमेश को कोई जवाब नहीं मिला। उमेश जानता था कि अब उसके साथ वही होगा जो उमेश ने 1 साल पहले इस कार के ड्राइवर के साथ किया था। तभी उमेश ने देखा कि गाड़ी में अपने आप ही बहुत सारा खून फैल चुका है और खून से सना हुआ एक बड़ा सा पत्थर भी ड्राइविंग सीट पर पड़ा हुआ है। उमेश जान गया था कि अब आगे क्या होने वाला है, मगर तभी एक झटके से गाड़ी रुकी। उमेश ने बाहर देखा तो उसके गांव के पास का इलाका था। तभी सामने से फिर एक बार आवाज आई, मैं चाहता तो तुम्हें मार सकता था, पर तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और शायद तुम्हारी जगह मैं होता तो यही करता। ये सुनकर उमेश ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा एक बार में ही खुल गया। दरवाज़ा खोलकर उमेश जैसे ही बाहर निकला तो वो दंग रह गया, क्योंकि ठीक उसके सामने उसकी पंचर साइकिल खड़ी थी। मगर ये कैसे हो सकता है? भला अपने आप ही साइकिल इतनी दूर से यहाँ कैसे आ सकती है? उमेश ने पीछे मुड़कर गाड़ी की ओर देखा तो कार वहां से गायब थी। उमेश अपनी साइकिल लेकर सीधे घर पहुंचा। दरअसल आज से ठीक 1 साल पहले देर रात गए एक बार उमेश अपनी बहन के साथ उसी रास्ते से घर लौट रहा था। वो दोनों पैदल थे और गांव बहुत दूर था। तभी वही कार उन दोनों के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने दोनों को लिफ्ट का ऑफर किया। वो दोनों मान गए, क्योंकि पैदल चलने से तो बैठकर जाना ही अच्छा होता। मगर थोड़ी दूर जाते ही उमेश को पता चल गया कि उस कार ड्राइवर की नज़र अच्छी नहीं है। वो बार बार लुकिंग ग्लास में पीछे बैठी उमेश की बहन को ही देखे जा रहा था। एक बार तो हद हो गई जब उमेश हल्का होने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा। तब ड्राइवर उमेश की बहन के साथ बदसलूकी करने लगा। ये उमेश को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने पास ही में पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाकर उस ड्राइवर के सिर पर दे मारा, जिससे वो वहीं मर गया। और शायद आज उसी की आत्मा उमेश को मिली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मेरी कार काफी रफ्तार से उस रास्ते पर दौड़े जा रही थी। कार चलाते वक्त जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर का नज़ारा देखकर मैंने अपनी कार की रफ्तार और बढ़ा ली, क्योंकि बाहर घुप अंधेरा छाया हुआ था और साथ ही रास्ते के किनारे लंबे पेड़ उस रास्ते को और भी ज्यादा भयानक बना रहे थे। मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था वो दोनों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। मैं एक डॉक्टर हूँ तो इन सब भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता, मगर ये सुनसान रास्ता, साथ ही जंगल से आ रही तरह तरह की आवाजें मेरे मन में एक अलग डर का अनुभव करा रही थी, जिसे मैं अपने लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। दरअसल आज से कुछ दिन पहले ही मेरा ट्रांसफ़र शहर से काफ़ी दूर भीमपुर नाम के एक गांव में हुआ है। 1-2 दिन तो मुझे काफ़ी तकलीफ हुई, मगर समय के साथ मैं भी अब उस परिस्थिति में ढल चुका हूँ। शहर हो या गांव, जहाँ भी गया मुझे वहाँ के लोग अच्छे ही मिले। ऐसा हो भी क्यों ना, जिसके साथ जैसा व्यवहार करूँगा वो भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। रात हो या दिन, अगर कोई मरीज तकलीफ में हो तो मैं उसे देखने कहीं भी चला जाता हूँ। ऐसे ही आज मैं गांव से 10 किलोमीटर दूर एक मरीज को देखकर वापस लौट रहा हूँ।
उसकी हालत काफी गंभीर थी और अगर मैं नहीं जाता तो शायद वो बच भी नहीं पाता। खैर, अभी मेरी कार रास्ते के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी कार की पिछले वाली सीट पर बैठा हुआ है, क्योंकि मुझे किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। मैं झट से पीछे मुड़ा तो पीछे वाली सीट पर कोई नहीं दिखा, तो मैंने इसे अपने मन का वहम मानकर आगे बढ़ने लगा। मगर पता नहीं क्यों अब मुझे इस रास्ते पर चलते हुए एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अभी भी मेरा घर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर था। कार चलाते वक्त मैंने जब अपनी निगाहें हाथ घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। अभी मेरी कार उस सुनसान रास्ते पर दौड़ ही रही थी कि तभी पता नहीं मुझे और मेरी कार को किसी की नज़र लग गई कि मेरी कार एकदम से झटका खाने लगी और 2-3 झटकों में बंद पड़ गई। कार को इस तरह से बंद होता देख मैं सहम गया। मैंने 2-3 बार कार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद मैं कार से बाहर निकला और कार का बोनट खोलकर देखने लगा। कार के बाहर निकलते ही मुझे कड़कड़ाती ठंड का एहसास हुआ। जितनी देर मैं कार के अंदर खिड़कियां बंद करके था तो मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही थी, मगर बाहर आते ही ठंड ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। अभी मैं कार चेक कर ही रहा था कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई पड़ी, डॉक्टर साहब। उस आवाज को सुनकर मैं चौंक गया कि भला इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर मुझे कौन पुकार रहा है। फिर जब मैंने अपनी निगाहें उस आवाज की ओर घुमाई तो मुझे घने अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। फिर भी मैंने उस आदमी को कोई जवाब नहीं दिया, ये सोचकर कि वो कोई गलत आदमी तो नहीं है। अभी मैं खड़ा ही था कि तभी उस आदमी ने दोबारा कहा, डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ चलिए, मेरे पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैंने मन ही मन में कहा, मगर इस आदमी को कहाँ से पता चल गया कि मैं रात के वक्त इसी रास्ते से गुजरूंगा? और क्या ये आदमी यहाँ खड़े होकर मेरा ही इंतजार कर रहा था? जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, क्या हुआ है आपके पिताजी को और कहाँ है वो? जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया, पता नहीं डॉक्टर साहब क्या हुआ है, मगर उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। आप मेरे साथ चलिए, वरना कुछ भी हो सकता है। इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से रोने लगा। वैसे भी मैं उसे मना नहीं करता, मगर उसे रोता हुआ देखकर मैंने कहा, चलो देखते हैं क्या हुआ है तुम्हारे पिताजी को। इतना बोलकर मैं उस आदमी की तरफ चलता बना। वो आदमी जंगलों के बीच एक कच्चे रास्ते से पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद भी जब उसका घर नहीं आया तो मैंने दोबारा से उस आदमी से कहा, और कितनी दूर है भाई तुम्हारा घर? जिस पर उस आदमी ने अपने हाथों को एक और इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, वो जो दिख रहा है ना, वो मेरा घर है। उस आदमी के इशारा किए गए जगह पर मैंने जब अपनी नजरें दौड़ाई तो हाँ, मुझे जंगलों के बीच में एक घर दिखा जिसके बाहर एक लालटेन जल रहा था। हम दोनों चलकर उस घर के करीब पहुंचे तो वहां पहुंचते ही उस आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी अंदर ही हैं, आप चलिए, मैं थोड़ा आता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी जंगलों के भीतर चला गया। खैर, मुझे तो मरीज को देखना था, मरीज के घर वालों को नहीं। और अगर कोई ऐसा वैसा काम भी पड़ा तो वो आदमी बोलकर ही गया है कि वो अभी आ जाएगा। मैं चलकर उस घर के अंदर गया तो उस घर में बस एक मोमबत्ती जल रही थी। उसकी दबी सी रोशनी को अंधेरे ने चारों तरफ से घेर रखा था। घर के अंदर दाखिल होते ही
मैं इधर उधर मरीज को ढूंढने लगा। घर के एक कोने में एक खाट पर एक बुजुर्ग आदमी सोया हुआ दिखा। मैं चलकर उस आदमी के करीब गया और उनसे बोला, क्या बात है चाचा, क्या हुआ है आपको? मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने आंख खोला और कहा, अरे डॉक्टर साहब, आइए आइए, बैठिए, क्या बताऊं क्या हुआ। उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं समझ गया कि अब ये मुझे अपनी बीमारियों का एक लंबा चौड़ा चिट्ठा सुनाएगा। आगे उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, क्या आप मुझे ठीक कर पाएंगे? ना, आप नहीं कर सकते साहब मुझे ठीक। जिस पर मैंने कहा, अरे चाचा, मुझे एक बार देखने तो दीजिए, हुआ क्या है। इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, जैसी आपकी मर्जी डॉक्टर साहब। इतना बोलकर वो आदमी अपनी हाथ को मेरी तरफ बढ़ा दिया। फिर मैंने जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी का हाथ पकड़ा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक कांपने लगा कि भला ये कैसे हो सकता है। किसी भी जिंदा इंसान का हाथ इतना ठंडा कैसे हो सकता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो क्या ये इंसान नहीं बल्कि भूत है। मैं इतना डर चुका था कि मैंने एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया और वहां से जाने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने जब दोबारा उस बुजुर्ग आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ा तो मैं जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल वो बूढ़ा आदमी अब उस खाट पर नहीं था और ना ही उस पूरे घर में। इतना सब देखने के बाद मेरी और हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां रुक सकूं। मैं भागकर सीधे अपने कार के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर फिर जब मैंने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की तो कार एक बार में ही स्टार्ट हो गई, जिसके बाद मैं सीधे अपने घर चला गया। सुबह एक दो लोगों से पूछने पर पता चला कि आज से 2 साल पहले उस आदमी की काफ़ी तबीयत खराब थी, मगर उस समय जो डॉक्टर थे उन्होंने बिना पैसों के उनका इलाज नहीं किया, जिस कारण उनकी मौत हो गई। और अगर मैं उसकी मदद नहीं करने जाता तो वो भूत मुझे भी मार देता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।